आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस शख्स की जिसका नाम कभी मुंबई की गलियों, बंदरगाह, जुओं के अड्डों और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डर और दबदबे का दूसरा नाम माना जाता था। यह कहानी है करीम लाला की, एक ऐसे आदमी की जो अफगानिस्तान से मुंबई आया। मजदूरी से शुरुआत की, फिर शहर के सबसे ताकतवर माफिया चेहरे में शामिल हो गए। लेकिन ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये उस दौर की भी कहानी है जब मुंबई का अपराध जगत इकट्ठा हो रहा था। अलग अलग ग्रोह अपने इलाके तय कर रहे थे और शहर के भीतर सत्ता का एक समानांतर ढांचा खड़ा हो रहा था। उपलब्ध विवरण बताते हैं कि करीम लाला को मुंबई के 3 बड़े माफिया सरगनाओं में गिना जाते थे, जिसमें हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार भी शामिल थे। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। कई स्रोतों के अनुसार वे अफगानिस्तान के कुनार प्रांत से भारत आए और 1920 के दशक या 1930 के दशक में मुंबई में आकर बस गए। उस समय मुंबई तेजी से बढ़ता हुआ बंदरगाह शहर था, जहां काम करने के अवसर तो थे ही, मगर अपराध की दुनिया से में ऊपर उठने की गुंजाइश भी थी। मुंबई आने के बाद उनकी शुरुआत बहुत साधारण थी। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने शुरुआती दौर में मजदूर या डार्क वर्कर के रूप में काम किया, लेकिन धीरे धीरे वे अब पठान समूहों के संपर्क में आ गए, जो कर्ज वसूली, दबाव बनाकर रिकवरी और स्थानीय ताकत के जरिए काम करवाने के लिए जाने जाते थे। ये वही मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी सीधी रेखा में नहीं बल्कि अपराध और प्रभाव की दुनिया में मोड़ने लगी। धीरे धीरे करीम लाला ने मुंबई में बसे अफगानी और पठान नेटवर्क के बीच अपना असर बढ़ाया। वे जिस गिरोह से जुड़े वहीं आगे चलकर पठान गैंग के नाम से मशहूर हुआ। इस गैंग की पकड़ वसूली, जुआ, सट्टा, अवैध उधारी, गैर कानूनी रिकवरी, संरक्षण रैकेट जैसे धंधों पर बताई जाती है। कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि उनके गैंग में तथाकथित कैरम क्लब चलाए जाते, जो ऊपर से सामान्य क्लब जैसे दिखते थे, लेकिन भीतर से वे अवैध लेन देन, सट्टेबाजी और नेटवर्किंग के अड्डे थे। उसी दौर में करीम लाला सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि इलाके में फैसले करवाने वाला, डर पैदा करने वाला और वफादारी खरीदने वाला नाम बन गया। करीम लाला का आपराधिक नेटवर्क धीरे धीरे कई धंधों तक फैला बताया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार उनके नाम पर अवैध शराब, जुआ, उगाही, जबरदस्ती बेदखली, अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, नकली मुद्रा और कई मामलों में तस्करी जैसे धंधों का उल्लेख मिलता है। अलग अलग स्रोतों में गतिविधियों की सूची में थोड़ा फर्क मिलता है, लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति दिखती है कि उनका नेटवर्क कई तरह से गैरकानूनी कारोबार से जुड़ा था। ये वह समय था जब मुंबई में बंदरगाह, तस्करी, हवाला, सोना, हीरा और काले बाजार के रास्ते बहुत ताकत पैदा कर रहे थे। कुछ विवरण के अनुसार 1940 के दशक में और उसके बाद करीम लाला का प्रभाव इतना बढ़ा कि वे मुंबई अपराध जगत की बड़ी शक्ति के रूप में देखे जाने लगी। करीम लाला को अक्सर मुंबई की 3 बड़े माफिया सरगनाओं में रखा जाता है, जिन्होंने 1960 के दशक से लेकर शुरुआती 1980 के दशक तक शहर के अंडरवर्ल्ड पर गहरा असर डाला। दूसरे 2 नाम थे हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार। कई जानकारी के अनुसार इन तीनों के बीच एक अलग तरह की समझ बनी, जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों और कारोबारों को बांटकर टकराव कम करने की कोशिश की गई। ये बात उस दौर की अंडरवर्ल्ड की राजनीति को समझने के लिए बहुत अहम है। मतलब ये कि सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि संगठित नियंत्रण, इलाकों की हिस्सेदारी और बिजनेस मॉडल जैसा ढांचा भी बन जाता है। मुंबई का अपराध जगत उस समय बिखरे हुए गुंडों का समूह घर नहीं बल्कि एक छिपी हुई सत्ता जैसा नेटवर्क बन चुका था। करीम लाला की छवि केवल एक क्रूर अपराधी की नहीं बल्कि कई जगह पर सामुदायिक नेता जैसी भी बताई गई। कुछ जानकारियों में यह उल्लेख मिलता है कि वह मुंबई के पठानों के बीच खौराहो जारी से खुद को उनके हितों की जुड़ा हुआ चेहरा भी बताती थे। इसी वजह से उनकी छवि दोहरी दिखती, एक तरफ अपराध सी दुनिया का बड़ा नाम, दूसरी तरफ अपने समुदाय में असरदार व्यक्ति। यही दोहरापन ऐसे कई अंडरवर्ल्ड चेहरों में देखा गया है। वह डर भी पैदा करते, संरक्षण भी देती, गैर कानूनी काम भी करते थे, स्थानीय विवादों से फैसले भी करवाते थे। करीम लाला के बारे में भी उपलब्ध सामग्री इस तरह की मिश्रित छवि पेश करती। करीम लाला का नाम भारतीय राजनीति में भी समय समय पर चर्चा में आया। 2020 में ही ये मुद्दा फिर सुर्खियों में आया जब दावा किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे मिला करती थी। बाद में इंडिया टुडे के प्रकाशित एक रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार के हवाले से कहा गया कि इंदिरा गांधी और करीम लाला की मुलाकात 1973 में एक
पद सम्मान समारोह में हुई, जहां पर उन्हें एक पठान नेता के रूप में परिचित कराया गया और परमार के अनुसार सिर्फ एक बार की ही मुलाकात थी। समय के साथ मुंबई के अंडरवर्ल्ड की तस्वीर बदलने, नए गैंग उभरे, पुराने समीकरण टूटे। 5वीं पीढ़ी के अपराधियों ने शहर में एक नई तरह की हिंसा और नेटवर्क लेकर, कुछ रिपोर्टों के अनुसार खराब सेहत के कारण करीम लाला ने अपने गिरोह की कमान अपने भतीजे को सौंप दी और बाद में वह नेटवर्क दाऊद इब्राहिम से जुड़े गैंगवारों में कमजोर पड़ गया। इस बदलाव का मतलब यह था कि एक दौर खत्म हो रहा था। करीम लाला, हाजी मस्तान, ओवर राजन जैसे पुराने डॉन जिस शैली में शहर का प्रभाव रखते थे, वे मॉडल धीरे धीरे बदलकर अधिक आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय और हिंसक माफिया नेटवर्क में बदल गए। मौजूदा जानकारी के हिसाब से करीम लाला की मौत फरवरी 2002 में 90 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत के साथ बम्बई अंडरवर्ल्ड के उस पुराने दौर का एक प्रतीकात्मक अंत भी माना जाता, जिसमें लोकल गिरोह, इलाकाई दबदबा और शहर आधारित अपराध साम्राज्य प्रमुख थे। आज करीम लाला का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक ऐसे किरदार के रूप में लिया जाता जिसने अपराध, समुदाय, डर, प्रभाव और सत्ता, इन सबको एक साथ जोड़कर अपना साम्राज्य खड़ा किया। उनके जीवन पर आधारित या उनसे प्रेरित किस्से, लेख, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म के किरदार ये दिखाते हैं उनका असर सिर्फ अपराध जगत तक सीमित न बल्कि पॉप कल्चर तक पहुंचा। ऐसे ही कहानी और जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।